गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज अप्रोचेस और मेथड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की जो उपागम है उसके बारे में अभी तक तो हमने स्टडी किया है। उसके अंदर हमने देखा था कि इसकी नेचर क्या थी, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा है। अभी हमने इसके स्कोप के बारे में पढ़ा हुआ है कि इसका स्कोप, विषय क्षेत्र या सब्जेक्ट मैटर क्या है। आज हम पढ़ेंगे इसके अप्रोचेस के बारे में या उपागम या इसके मेथड्स। किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं या उसकी अलग अलग अप्रोच होती है। तो यहाँ पर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की जो वेरियस अप्रोच है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी वो अप्रोचेज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहली हमारी जो अप्रोच रहेगी, फर्स्ट अप्रोच है दैट इज हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम जिसको हम बोलते हैं। ये है क्या एक्चुअल में हिस्टोरिकल। जैसा कि सबसे पहले हमें इसके नाम को जानना है कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है। और हिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ टाइम और स्टडी ऑफ पास्ट। जो पीछे की जो घटनाएं बीत चुकी है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो हिस्ट्री। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी से मतलब क्या है कि मानव के ओरिजिन से लेकर, उसके जन्म से लेकर आज तक मनुष्य का अपने वातावरण के साथ में किस प्रकार से इंटरेक्शन रहा है, उनका अंतर संबंध रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स का अपने नेचर के साथ में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम किसमें स्टडी करते हैं? हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर स्टडी करते हैं। और ये अप्रोच हमें क्या बताती है कि जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है, कौन कौन से, जैसे कि लैटिट्यूड्स है, उसमें हमारा जो एल्टीट्यूड्स है, क्लाइमेट्स है, ठीक है, सॉइल है, नेचुरल वेजिटेशन है, ये सारी की सारी चीजें जो मनुष्य को प्रभावित करती है। और साथ साथ में क्योंकि 18वीं सेंचुरी के बाद में औद्योगिक जो क्रांति आई, तो उसके बाद में मनुष्य ने अपने वातावरण के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा कर दिया। और आज के संदर्भ में बात करें तो मनुष्य का और आपस में नेचर का जो इंटरेक्शन है वो काफी अधिक है। तो यहाँ हम हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर ये जानने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य ने शुरू आज से लेकर आज तक अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ में किस प्रकार का अंतर संबंध या किस प्रकार का इंटरेक्शन उसके साथ में रहा है। यही हमें क्या बताती है? हिस्टोरिकल अप्रोच बताती है। ठीक है। सेकेंड हमारा इसके अंदर रहेगा स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच। ठीक है, स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच। स्थानिक संश्लेषण जिसको हम बोलते हैं या स्थानिक विश्लेषण जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या थी? हिस्ट्री से रिलेटेड थी, टाइम के साथ में इंटरेक्शन। यहाँ पर क्या है? स्पेशियल, यानी कि स्थान से रिलेटेड है। जो स्पेस है हमारा, यहाँ पर मनुष्य, हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग पूरी अर्थ के ऊपर रहता है और अलग अलग एरिया के अंदर उसका जो इंटरेक्शन है स्पेस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग रहा है। ठीक है। अब यदि हम स्पेस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ में आता है कि मनुष्य ने अलग अलग जो हमारे ज्योग्राफिकल जो रीजन है, जिसको हम भौगोलिक रीजन बोलते हैं, ज्योग्राफिकल जो रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन, भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक रीजन, उसमें ह्यूमन बीइंग्स की जो एक्टिविटीज है वो कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जैसे कि माउंटेन एरिया के अंदर उसकी एक्टिविटी अलग है, प्लेन एरिया के अंदर अलग अलग है। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक रीजन से दूसरे रीजन में मनुष्य की जो एक्टिविटीज है, उसके जो क्रियाकलाप है, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। यही बात हमें कौन बताती है? स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच बताती है कि वो किस प्रकार से, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर डिफरेंस होने से
नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंस होने से कोई भी एक जो रीजन है, भौगोलिक रीजन है, उसमें हमें अलग अलग प्रकार के जो है पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की जो संरचना है, वहाँ का जो लैंडस्केप है, उस वो लैंडस्केप है जो ह्यूमन एक्टिविटीज को काफी प्रभावित करता है, और हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की मानव की क्रियाओं को देखने को मिलता है। ये हमारा बताता है इसके अंदर स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच। उसके बाद में आता है हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच। नंबर 3 पे क्या है? इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी जिसको हम बोलते हैं। एक्चुअली में इकोलॉजिकल है क्या? इकोलॉजी क्या है कि ह्यूमन का अपने वातावरण के साथ में इंटरेक्शन है। क्या है? इंटरेक्शन। ये मानव की क्रियाकलाप यानी कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर वहां के ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसका प्रभाव को दिखाती है। अब हम जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे, जिस भी प्रकार के वातावरण में रहेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे? उस वातावरण के साथ में कंटिन्यू इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है ना? अब इंटरेक्शन का जैसे कि हमने कल बताया था कि ह्यूमन रिस्पॉन्स जो है, उस रिस्पॉन्स से हमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं या चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है? इकोलॉजिकल जो है वो हमारे पारिस्थितिकी से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, मनुष्य के जो क्रियाकलाप है, उनके ऊपर क्या है? वहां का भौगोलिक जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है, और बदले में मनुष्य उसको भी प्रभावित करता है। किसको? अपने ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट को या नेचुरल इन्वायरमेंट को। आज हमने क्या किया हुआ है? आज हमने अपने एक्टिविटीज के द्वारा पूरे ग्लोब को जो है प्रभावित किया है। किया नहीं किया? ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या होता है कि मनुष्य भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होता है और बदले में उसको प्रभावित करता है। तो बोथ आर अफेक्टेड और इंटरेक्टिव विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ में वो क्रिया भी कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करें। यही क्या है? इकोलॉजिकल अप्रोच हमें बताती है कि किस प्रकार से मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में एडजस्ट किया, उसको अडॉप्ट किया। ठीक है? आज आप अलग अलग रीजन्स के अंदर देख सकते हैं, डेजर्ट्स के अंदर, माउंटेन्स के अंदर और ओशियंस के अंदर, हर जगह मनुष्य ने अपने आप को वहां पर एडजस्ट किया हुआ। यही एडजस्टमेंट क्या दिखाती है कि हमने किस प्रकार से अपने पर्यावरण, अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ में हमने इंटरेक्शन करके और उसको हमने अपने अनुकूल बनाया है। ठीक है? ताकि हम उसके अंदर एडजस्ट हो सके या उसको अपने अनुकूल बना सके। दो इसमें तरीके हो सकते हैं। तो ये इकोलॉजिकल अप्रोच हमें ये इसके बारे में बताती है, इसके बारे में अडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव यानी कि मानव का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में संबंध और उसको उसने किस प्रकार से अपने लिए समायोजित किया है, अपने लिए उसको अनुकूल बनाया है। यही बातें हमें इकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है बिहेवियर अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच। ये बिहेवियरल अप्रोच क्या है? व्यवहार या आचार पर जिसको हम बोलते हैं। बिहेव, हमारा बिहेव होता है ना, आचार, या हमारा जो इसके अंदर जो है जो क्रियाकलाप, ठीक है, हमारा जो व्यवहार या आचार पर जो अप्रोच, ये हमें ये बताती है कि हम किसी भी एक चीज के संदर्भ में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। अब मान लीजिए आप कोई चीज देखते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पर मैंने एक ग्लास बनाया, इसको मैंने यहाँ पर जो है हाफ फिल कर दिया है। अब इसको देखने का जो तरीका है, इसका जो देखने का तरीका है, हर एक का अलग अलग है। कोई उसको क्या बोलेगा? कोई उसको बोलेगा हाफ एम्प्टी है, आधा खाली है। और जिसका पॉजिटिव विचार होगा वो बोलेगा ये क्या है? हाफ फुल है। ठीक है, हाफ आधा भरा हुआ है, हाफ फिल है, सॉरी हाफ फिल है। तो हमें इसका मतलब क्या है कि हमें किसी वस्तु को देखने पर उसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्स रहता है,
वो हमारा आचार पर दिखाता है। इसको देखने से ज्यादातर व्यक्ति के माइंड में ये रहता है कि ये गिलास तो आधा खाली है ना, लेकिन यदि पॉजिटिव हमें उसको देखना है तो हम क्या देखेंगे, इसको ये आधा भरा हुआ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो विचार है, हमारे जो व्यवहार है, ठीक है, ये हमें दिखाता है कि इस उपागम के अंतर्गत हम ये मानकर चलते हैं कि किसी क्षेत्र पर भूपटल, यानी कि भूपटल हमारा जो धरातल है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा सांस्कृतिक भूदृश्य है, यानी कल्चरल लैंडस्केप। कल्चरल लैंडस्केप क्या है? जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, जो मनुष्य ने बनाई है, खेत खलियान, मकान, दुकान, रोड, सड़कें, ये हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट है, कल्चरल लैंडस्केप है। इसके प्रति यानी कि उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो व्यक्ति है, उनके गुण, उनके मूल्य, उनके रीति रिवाज, उनकी रुचि, उनकी परंपरा, उनके व्यवहार, ये सारी की सारी बातें क्या है? उस चीज का परिणाम है। किसका परिणाम है? उस कल्चरल लैंडस्केप का। जहां पर जिस प्रकार की संस्कृति होगी, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, ठीक है, हमारे गुण, हमारे रीति रिवाज, हमारे जो वैल्यूज, ये सारे के सारे हम उसी कल्चर के अकॉर्डिंग जो है अपनाएंगे ना। अब आप इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाकर देखिए, इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो काफी अधिक है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां की कल्चरल डाइवर्सिटी अलग है, आप इस रीजन की कल्चरल डाइवर्सिटी अलग है, आप साउथ में जाएंगे तो वहां की कल्चरल डाइवर्सिटी अलग है। तो जिस प्रकार की कल्चर होगी, जिस प्रकार का हमारा कल्चरल लैंडस्केप होगा, वहां के जो रीति रिवाज है उससे हमारा जो है हम उसको अडॉप्ट करते हैं। हो सकता है हमें किसी जगह पर मान लीजिए बहुत शांत स्वभाव वाले आदमी मिल जाए जो कभी गुस्सा ना करते हो, कहीं पर हमें ऐसे लोग भी मिल जाए जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि कुछ हमें हार्ड वर्कर मिल जाए, बहुत सारे लेजी मिल जाए, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वहां की जो कल्चरल जो हमारे वैल्यूज है, फिक्स है, ठीक है, और जो हमारी जो कल्चरल जो ट्रेडिशन है, ये सारी की सारी बातें हमें बिहेवियरल अप्रोच के अंदर सिखाई जाती है कि हम किसी कल्चर के प्रति हमारा जो बिहेव है, हमारा जो आचार है, हमारा जो व्यवहार है, वो किस प्रकार का है। ये हमारे आप यदि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे चाइना की जो कल्चर है, जापान की है, अमेरिका की है, इंडिया की है, पाकिस्तान की है, तो सबकी कल्चर अलग अलग है, सबका बिहेव अलग अलग है। तो वहाँ की जो कल्चरल जो लैंडस्केप होते हैं, कल्चरल जो डाइवर्सिटी होती है, वो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और यही हमें क्या उस बिहेवियरल अप्रोच के अंदर देखने को मिलता है। उसी से हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो रिफ्लेक्ट होता है। भी कोई भी जो कल्चर है, कोई भी संस्कृति है, जिस संस्कृति में हम रहते हैं, वही हमारा जो क्या करता है, कल्चरल यानी कि जो हमारा जो एक लाइफ स्टाइल है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, करता है ना। वहां पर उसके ऊपर बहुत सारे मतलब फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। जरूरी नहीं है कि वहाँ की कल्चरल है, लेकिन वहाँ पर भौगोलिक है, हिस्टोरिकल है, इकोनॉमिकल है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि बिहेवियर के अंदर हमारे जो सांस्कृतिक भूदृश्य और जिस भूदृश्य के अंदर हम रह रहे हैं, वहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं, गुण कैसे हैं, और वही रीति रिवाज, परंपराएं, गुण हमारे व्यवहार के अंदर आती है। तो ये हमें बिहेवियर अप्रोच के अंदर देखने को मिलता है। लास्ट इसके अंदर फिर है हमारा वेलफेयर अप्रोच। 5 जो इसके अंदर है वेलफेयर अप्रोच, जन कल्याण। हमने इंटरेक्शन कर लिया एनवायरनमेंट के साथ में, अलग अलग जगह पर क्यों अलग अलग क्रिया पद्धति पाई जाती है उसके बारे में हमने देख लिया। इकोलॉजिकल अप्रोच भी, बिहेवियर हमारा ठीक होगा। अब हमें ये लास्ट में देखना है कि लास्ट में जो हम काम करते हैं वो होना चाहिए जन कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है। लोगों का कल्याण कब होगा? जब हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे हम उसमें वैल्यू डालेंगे, अच्छा उनका जो है हमारा इकोनॉमिक लेवल होगा, भूखमरी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, ठीक है, युद्ध फसाद नहीं होगा, चारों ओर शांति होगी, तभी तो क्या है वेलफेयर अप्रोच है। लास्ट में हर एक कोई सोसाइटी ये चाहती है कि वहां पर जो है वेलफेयर हो, हर एक ह्यूमन बीइंग्स को जो है जीने के लिए मतलब जो बेसिक नीड्स होती है वो उनको मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि लोग भूखमरी से, पावर्टी से, हंगर से, ठीक है, और जो इल ट्रीटेड है उनसे जो है छुटकारा पाए, युद्ध ना हो, शांति रहे। इस प्रकार की जो बातें हैं
किसी में मतलब किसी भी प्रकार का जो कलर डिफरेंस यानी कि रंग का भेदभाव ना हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें किस में आती है, हमारे वेलफेयर अप्रोच के अंदर आती है, कल्याणवादी अप्रोच के अंदर आती है, जिसमें समस्त निवासियों को, विश्व के जितने भी निवासी है उनको मतलब एक पूरा अधिकार हो कि वो जितने भी रिसोर्स हमारे यहाँ वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है उनके ऊपर उनका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कुछ एक लोगों का अधिकार हो। वेलफेयर अप्रोच तभी हो सकता है जब हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी पहुंच उस रिसोर्स तक हो, ठीक है। वो रिसोर्स चाहे वो एजुकेशन के रूप में रिसोर्स हो, चाहे मेडिकल के रूप में हो, चाहे वो हमारी किसी भी रूप में एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो, यदि हर एक व्यक्ति की वहां तक पहुंच हो जाती है तभी हम मान के चलेंगे कि ये जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वेलफेयर अप्रोच के लिए हो रहा है, विश्व में जन कल्याण के लिए हो रहा है, ठीक है। सो ये थी हमारी 5 अप्रोच। इसमें हमने पढ़ा हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में, स्पेशल एनालिसिस अप्रोच के बारे में, इकोनॉमिकल अप्रोच के बारे में, बिहेवियरल अप्रोच के बारे में और वेलफेयर अप्रोच के बारे में। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट इसमें रहेगा दैट इज द ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है कि ह्यूमन ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस रहेगी। जो चीजें ह्यूमन ने क्रिएट की है वो सारी की सारी हम इसी ब्रांचेस के अंदर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम इस पे बात करें तो हमारी यहाँ पर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक्चुअली में है क्या? इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मानव की जो क्रियाएं हैं, मानव की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का अध्ययन क्या है? आर्थिक भूगोल है। और उन क्रियाओं पर भौगोलिक जो दशाएं हैं उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके अंदर हम वेरियस काइंड की जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आती है प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, टर्शियरी, तृतीय, क्वाटरनरी और क्वाइनरी, पंचम, जिनको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम प्रकार की क्रियाएं बोलते हैं। प्राथमिक में क्या क्या आते हैं? जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, लंबरिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे हमारी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है, उद्योग आते हैं, क्योंकि प्राइमरी जो एक्टिविटी है वो कच्चा माल प्रोवाइड करवाती है सेकेंडरी को, ताकि उसका रूप परिवर्तन हो जाए। और जब वो मॉडिफाई होकर तैयार हो जाती है तो टर्शरी एक्टिविटी के अंदर रहती है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज, ठीक है, जिसमें व्यापार, परिवहन और सेवा, ठीक है। अब ये जो सर्विस है फिर आगे इसको मतलब ये हम क्वाटरनरी और क्वाइनरी में डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर जैसे शिक्षा है, मेडिकल जो चिकित्सा है, ये सारी के सारी क्वाटरनरी के अंदर। और आपको हायर लेवल की या स्पेशलाइजेशन कुछ सर्विस चाहिए, जैसे लॉ मेकिंग है, ठीक है, और ये सारी की सारी हमारी किसमें आती है? क्वाइनरी, 5वीं प्रकार की क्रियाओं के अंदर आती है। यहाँ तक जो है वस्तुओं का उत्पादन होता है, यहाँ पर सेवाएं हैं। ये लास्ट वाले 3 जो सर्विस है, दे प्रोवाइड सर्विस, वहां पर किसी चीज का उत्पादन नहीं होता है लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव के बारे में स्टडी करते हैं। देन हमारी है कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल इसको बोलते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी,
कल्चरल ज्योग्राफी क्या है? हम कल्चरल रिलम के बारे में, कल्चरल डाइवर्सिटीज के बारे में, कल्चरल जो हमारे वैल्यूज है उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में, सांस्कृतिक विविधता के बारे में और विश्व की अलग अलग संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर उन संस्कृति के ऊपर वहाँ के भौगोलिक वातावरण का प्रभाव का भी अध्ययन इसमें हम करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में हमारी आती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उनकी डेंसिटीज के बारे में, उनका जो जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, यहाँ जनसंख्या घनता वितरण, उनके बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग देशों के अंदर जनसंख्या का जो बिखराव है वो किस प्रकार से मतलब कुछ एक देशों के अंदर जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है, कहीं पर अधिक जनसंख्या कम क्यों पाई जाती है, इन सब बातों का जो उत्तर है वो हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पर कम है तो क्यों है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे आते हैं इसके अंदर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जो अभी हमने डिस्कस किया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, उसके बाद में पॉलिटिकल और भी बहुत सारी इसके अंदर ब्रांचेज है जिसमें हम इसको पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, सेटलमेंट है, ठीक है। यहाँ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो ये कुछ मेजर ब्रांचेज हैं जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंदर हम क्या है, यानी कि पास्ट के टाइम में कौन कौन सी घटनाएं घटी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है स्पेस और टाइम का रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो घटना है, मान लीजिए एक नदी है, यहाँ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंदर ये बात करें, मान लीजिए जो रिवर है फ्लो कर रही है, वो रिवर क्या उसी दिशा से या उसी स्थान से फ्लो करेगी आज भी या पहले के टाइम में भी? यदि उसने अपना जो डायरेक्शन या अपना जो स्पेस चेंज किया है तो कब किया है, किस वजह से किया है? तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं जो घट जाती है वो सारी की सारी किस में चली जाती है, हिस्ट्री में चली जाती है और उनका फिर आज के संदर्भ में हम क्या है उस स्पेस के संदर्भ में उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमें क्या बताती है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमें राज्यों के बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में, कैपिटल्स के बारे में और बाउंड्रीज के बारे में एक्सप्लेन करती है और यही चीजें हम क्या है उस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं कि वहाँ पर उनकी जो अलग अलग जो देशों की जो सीमाएं हैं, उनका जो आकार है, वहाँ पर उस गवर्नमेंट के ऊपर या उन पर्टिकुलर उस देश के ऊपर वहाँ के भौगोलिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ते हैं? वेरियस काइंड की जो हमारी एग्रीकल्चर है, सिस्टम है, फसल क्रॉप्स है, किस सीजन के अंदर कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, किस प्रकार की हमें सॉइल चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से पता चलती है। और सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर हम वेरियस काइंड की सेटलमेंट्स, जैसे कि रूरल सेटलमेंट्स है, अर्बन सेटलमेंट्स है, रूरल की क्या प्रॉब्लम्स है, अर्बन सेटलमेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इन सब बातों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये तो था हमारा आज का चैप्टर अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।